क्वेश्चन 58 आप कह रहे हैं, तो मैं क्विकली सॉल्व कर देती हूँ, आप फटाफट अपना चेक करें आंसर। Yes, Roshali, Hardik, have you done the homework? Which one? $59. Okay. 58th question I'm doing right now. Please have a look. तो इस क्वेश्चन में मुझे आपको रीवैल्यूएशन नहीं बनाना है, मतलब बन भी नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लिए कुछ जैसे स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कुछ ऊपर नीचे होनी चाहिए। गुडविल को मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज रिमेंबर, गुडविल को हम कभी भी रीवैल्यूएशन में शो नहीं करते इन द एंटायर पार्टनरशिप। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। ओके, एक बात और ध्यान से सुने, नाउ दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन द चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर मैंने आपको कहा था कि जो गुडविल नीचे दी होती है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट के, उसकी हमेशा हमेशा पास करनी है, करेक्ट। और यहाँ पे ध्यान से सुन लो, एडमिशन चैप्टर में जो गुडविल भी बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है वो हमेशा हमेशा यूज होगी फॉर दोज टू एंट्रीज जो आपने अपने मन में बसाई हुई है। रिमेंबर द टू एंट्रीज दैट यू हैव टू रियली रिमेंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, इन विच रेशो? लास्ट क्लास में हमने बात की थी, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा पार्टनर किसको कितना शेयर दे रहा है, ले रहा है। तो एडमिशन चैप्टर में जो गुडविल भी बैलेंस शीट के नीचे दी होगी वो हमेशा उन दो एंट्रीज के लिए ही दी होगी जो आपने अपने मन में बसाई हुई है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट्स। First you tell me how much is the goodwill, total goodwill of the firm? This. ये कितना आ रहा है? Is that for everyone? 47,040? Okay. अब इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में कि आप जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है, तो हम सुंदर तरीके से जर्नल एंट्रीज करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रीज आपने अपने मन में बसाई हुई है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें देख लो अगर बैलेंस शीट में कैश है तो ये एंट्री कैश से पास करनी है, बैंक है तो बैंक से पास करनी है, और अगर दोनों है तो बैंक को प्रेफरेंस देनी है, राइट। In this question you have been given cash, so we'll take that. Cash account debit to seize capital account to premium for goodwill. यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होंगे आप। ये जो गुडविल आपने निकाली है दिस इज ऑफ द फर्म, तो इसमें से जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर लेके आएगा और उसका शेयर है 1/8। देखो लिखा है ना, C is to bring cash for the amount of his share of goodwill. तो बताइए वो कितना शेयर लेकर आएगा? Is it for everyone? Okay. यहां तक सब ठीक चल रहा है? देन प्रीमियम फॉर गुडविल आप दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लो, क्या वो शॉर्टकट इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है? यस।
क्योंकि न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन किसको कितना शेयर दे रहा है ले रहा है, ठीक है। सो अब आप इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाउ मच इज इट? इज इट फॉर एवरीवन? ठीक है। अब जो आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसको मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड है, इसकी क्रेडिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त डेबिट हो जाएगा। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 20,000 को ओल्ड रेशो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। हाउ मच इज इट कमिंग? और साथ ही हम जो गुडविल है उसको भी करेंगे राइट ऑफ। गुडविल एसेट साइड पे है, एसेट की डेबिट नेचर होती है बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इज दैट ओके फॉर यू? ओके, एक बार देख लेते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, दो बेसिक एंट्रीज हो गई, दिस ओके, ठीक है। यहां तक लिखो। अगर नहीं आपने आपसे हुआ तो एक बार देखो, ये सारी एंट्रीज हैं, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। नाउ क्या बैलेंस शीट के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली यस, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें न्यू कैपिटल्स चाहिए होती हैं। यस और नो? वो बात अलग है कि आप, यस करेक्ट, वी नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। वो बात अलग है कि अगर आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है तो आप मन में ही सारी कैलकुलेशंस करके न्यू कैपिटल्स निकाल सकते हो। सो यू विल से कि नहीं हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट वैसे तो है ना जरूरत, बिकॉज यू नीड न्यू कैपिटल। सो एज अ वर्किंग वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिस चैप्टर। जैसे वहां पे हम क्या बात करते थे इन द प्रीवियस चैप्टर की गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर, ठीक है, वो उस चैप्टर की बात थी। यहाँ पे तो वैसी एंट्री नहीं होती, यहाँ थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे जो नया पार्टनर एक्स्ट्रा पैसे लाता है फॉर द मेहनत दैट द ओल्ड पार्टनर्स हैव डन इन द पास्ट, वो पैसे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस चैप्टर में वैसी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती। ओके, प्लीज एवरीवन ट्राई टू डिफरेंशिएट। वैसे ये दोनों चैप्टर सिमिलर हैं क्योंकि उसमें भी हम रिवैल्यूएशन बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, बट कुछ अलग भी है वहां पे। जैसे मैंने आज की क्लास स्टार्ट करते हुए ये बात आपको बोली, वहां पे जो गुडविल बैलेंस शीट के नीचे होती थी उसकी हम पास करते थे एडजस्टमेंट एंट्री, और यहाँ पे जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होगी उस गुडविल को हम यूज करेंगे इन एंट्रीज के लिए, जो दो एंट्रीज हमने अपने मन में बसाई हुई हैं, राइट। बट इस चैप्टर में उस तरह की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। ओके, बैलेंस बीडी 51,540, 36,750, ये हो गए बैलेंस बीडी। देन एंट्रीज को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। जैसे सी कैपिटल क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज बाय कैश अकाउंट। ए और बी क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज 3,528 एंड 2,358, नॉट 58, 52।
ऑपोजिट में है प्रीमियम फॉर गुडविल। जनरल रिजर्व वाली एंट्री ए बी क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। ऐसे ही करना है। सो जो भी एंट्रीज हैं उनको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इज दैट ओके फॉर यू? अब बस बैलेंस सीडी निकाल लीजिए। सेजल, टेल अस व्हाट आर द बैलेंस सीडीज। ओके, ठीक है, सब चेक कर लो एक बार, ये आना चाहिए आपका। और फिर हम बनाएंगे अपनी न्यू बैलेंस शीट, दैट इज आफ्टर एडमिशन, विच इज नॉट डिफिकल्ट। हार्दिक, रोशाली, इज इट क्लियर? जनरल रिजर्व तो हम कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी शोन हियर नाउ। कैश थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि कैश 1500 का था पहले और अब और आया है 20,880 का, तो ये मत भूल जाना। बाकी सब तो सेम ही है। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और गुडविल तो हमने कर दिया है राइट ऑफ। यहां तक लिखें और देखें दोनों साइड्स टैली हो रही हैं या नहीं। एंड यू हैव टू also find out new profit sharing ratio in this question as per the requirement. एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, पहले आप इतना लिख लो फिर मैं बताती हूँ। यस सारा, समृद्धि, आ रहा है बच्चे आंसर? हार्दिक, रोशाली, तरुण, ओके। मुझे माइक ऑफ कीजिए इफ इट्स नॉट नीडेड। यस, तो एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, दैट इज कि हमने जैसे जो नीचे गुडविल दी हुई है, जो हमने फाइंड आउट भी की, दिस वन, इसको हमने बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया? यू नो दिस शुड बी अ क्वेश्चन दैट शुड बी देयर इन योर माइंड एक्चुअली। नोटिस कर रहे हैं, इसको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। यस, एंड दैट इज द करेक्ट थिंग, मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच भी हो गई है। तो इसके पीछे दो रीजंस हैं, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस। वन, एक तो बुक्स में क्या गुडविल है? नहीं, क्योंकि एक बार प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट पे आ रहा है और एक बार डेबिट पे आ रहा है। क्या बुक्स में गुडविल है? नो, मतलब देयर इज नो गुडविल एज सच इन द बुक्स। तो दिस इज वन रीजन कि जब बुक्स में कोई गुडविल है ही नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थी, बुक्स में ही जब नहीं है तो मैं इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊं? दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज विच इज अ लिटिल मोर यू नो एडवांस्ड रीजन, दैट इज ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जब आप सीए के लिए पढ़ाई करेंगे, इफ एट ऑल यू प्लान टू डू इट, तो आप वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है ICAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कहता है, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नेम होता है।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नेम क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स। ये प्रिंसिपल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप गुडविल को तभी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो या फिर तभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो जब आप इसके लिए कुछ पैसे देते हो किसी को। मतलब देखो, दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक मैं yes, when we purchase goodwill from someone. Can we do that? Yes. अगर मैं किसी कोई बिजनेस खरीद रही हूँ, किसी का पूरा बिजनेस मैंने खरीद लिया, तो मैंने उसकी गुडविल भी खरीद ली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हम गुडविल को तभी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम इसको खरीदते हैं या जब हम इसके लिए पेमेंट करते हैं। इसीलिए इस गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, क्योंकि इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं की है। तो ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम गुडविल को बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, goodwill should be recognized in the books only when consideration in money or money's worth has been paid for it। यानी अगर आपने इसके लिए कुछ पैसे दिए हैं तभी आप गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। इसलिए एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, डेथ वाले चैप्टर में, या जो अभी आप पढ़ चुके हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, जो भी गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी होती है हम उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्योंकि इस गुडविल के लिए हमने किसी को कोई पैसे दिए नहीं होते। दिस इज important for theory. What kind of question can come? When is goodwill recognized in the books of accounts? According to accounting standard 26, जिसका नाम है intangible assets, goodwill should be recognized in the books only when consideration is paid for it. So in our chapters like admission, retirement, death, change in profit sharing ratio among existing partners, whatever goodwill is given outside the balance sheet, we do not record it in the books because we actually do not pay anything for it. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो गुडविल नीचे दी हुई थी इसको तुमने बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखा, तो व्हाट आंसर विल यू गिव? Yes, so you'll say because of accounting standard 26 we are not going to record it. This is one reason, this is a technical reason, but अगर technical reason से हटके देखना, जो थोड़ा बेसिक सा रीजन है वो यही है जो मैंने आपको पहले बोला कि गुडविल बुक्स में जब दिख ही नहीं रही, जब वो कैंसिल आउट ही हो गई है, तो किस चीज को रिकॉर्ड करोगे आप? बात समझ में आती है? सो थियरी के लिए ये ध्यान रखें, जो भी गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी होती है, in all the chapters that you're going to cover in partnership, we do not record that goodwill in the balance sheet or in the books of accounts because of accounting standard 26. No consideration is paid for it, so we do not record it. याद रहेगी बात? This I was showing you from page number, if you want to see, 4.5. इसको थियरी के लिए तो पढ़ के जरूर जाना है। ओके, बताइए। यस राघव। ओके, वन थिंग इज लेफ्ट ना, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी थी, तो इसमें चपाती वाला केस लगेगा। लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स be equal to 1, remaining share after C 1 minus 1 by 8, so 7 by 8। ये रिमेनिंग चपाती मिलेगी A और B को इनकी ओल्ड रेशो में। so A's न्यू शेयर वुड बी 7 by 8 का 3 by 5, B's न्यू शेयर वुड बी 7 by 8 का 2 by 5,
और C's न्यू शेयर वुड बी 1/8 है, तो 21/40, 14/40, और इसको हम कर देंगे इंटू 5, सो 5/40. द आंसर इज 21:14:5. यस, बताइए. क्लियर? सभी को बात समझ में आती है? अब इसे आप इसी तरह के क्वेश्चंस मेरे साथ और प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 61. आर यू रेडी फॉर इट? पेज 5.102. बहुत ध्यान से देखेंगे. अब शुरुआत हो चुकी है बड़े क्वेश्चंस की. Whenever you see बैलेंस शीट, आप सबसे पहले उन चीजों के आगे डॉट लगा लें जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व, दैट्स इट, और कोई चीज नहीं दिख रही. Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is this. Land and building was found undervalued by 26,000. Provision for doubtful debts was to be made equal to 5% of debtors. There was a claim of 6,000 on account of workman compensation. Everyone, please be attentive. किसी वर्कर को चोट लग गई और हमें उसे देने पड़ रहे हैं 6,000 रुपीज. आप बताइए क्या शॉक लगा? Because yes, because there is no reserve. तो शॉक लगा. और अगर शॉक लगा तो ये कहाँ पे हम शो करेंगे? Yes. They have asked us to prepare revaluation account, so let us start. बुरी बात है ये, तो डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 6,000. ठीक है, ओके. देन लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 26,000. हमें लग रहा है कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 26,000 से कम है, तो अब क्या कर दें फिर? तो अब बढ़ा दो, वैल्यू को बढ़ा दो. इफ यू फील दैट इट इज अंडर वैल्यूड यू शुड इंक्रीज द वैल्यू. तो अच्छी बात हो गई. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है. इज दैट ओके फॉर यू? बोलिए. नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि पहली बार ऐसा पॉइंट आ रहा है. रेडी? रेडी. ओके, वो कह रहे हैं हमें प्रोविजन चाहिए डेटर्स के 5% के बराबर. ओके, तो ये डेटर्स 3 लाख है. 3 लाख का 5% कितना बनता है? यानी हमें प्रोविजन चाहिए 15,000 का, बट प्रोविजन है कितना? 10,000 का. तो you tell me, should we increase the provision or should we reduce the provision? Increase the provision. देखो 15,000 का चाहिए और required, that is 5% of debtors, और 10,000 का है मतलब exist करता है. तो 5,000 से हम अपने प्रोविजन को करेंगे इंक्रीज. इज दैट ओके फॉर यू? प्रोविजन इंक्रीज करना अच्छी बात या बुरी बात? बिकॉज ये टेंशन है भाई. प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी. यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर लाइबिलिटी. So provision for doubtful debts you are going to increase by 5,000. Is that okay for you? बताइए. सारा?
तो अब हम गेन निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, हाउ मच इज इट। गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, मधु एंड विधि के बीच में, सो दैट इज 2:3। चलो बताइए कितना कितना। ठीक है, तो एक बार प्रोविजन वाला पॉइंट देख लो अपने आप, थोड़ा समझो इसे कि हमें 5% चाहिए था डेटर्स के ऊपर प्रोविजन, जो कि होता है 15,000 और प्रोविजन है 10,000 का, तो 5,000 से प्रोविजन बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो ये हो गई बुरी बात। फाइन फॉर यू। बताइए, इज दैट ओके? नाउ एक बात ध्यान से सुने, जो 2 एंट्रीज हमने अपने मन में बसाई हुई है वो तो हमें करनी है, मतलब वो तो ऑलवेज देयर इन दिस चैप्टर, बट हमें चाहिए होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पे दी हुई है ओल्ड रेशो 2:3 और न्यू रेशो दी हुई है 2:3:5, मधु विधि और मधु विधि और गायत्री। देखो मैंने आपको कल की क्लास में क्या कहा था, शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो, यानी ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लोगे अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई या फिर ये नहीं बताया हुआ कि कौन किसे कितना शेयर दे रहा है ले रहा है। रिमेंबर, तो यहाँ पे आप कहेंगे शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है या नहीं, नहीं, बट यू नो व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर पुराने पार्टनर्स की बीच की म्यूचुअल रेशो अभी भी सेम है ना, तो शॉर्टकट फिर भी अप्लाई हो सकता है, शॉर्टकट अभी भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मधु और विधि की जो म्यूचुअल रेशो है वो अभी भी सेम है। कैन यू सी दैट? तो मैं आपको एक बार लॉन्ग कट से करके बताती हूँ, देन आई विल प्रूव दिस पॉइंट। तो शॉर्टकट वैसे तो अप्लाई नहीं हो सकता व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, लाइक आई टोल्ड यू, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। अगर ओल्ड पार्टनर्स की म्यूचुअल रेशियो अभी भी वही है तो शॉर्टकट कैन स्टिल बी अप्लाइड, कैन स्टिल बी अप्लाइड। इज इट ओके फॉर यू? व्हाट इज द शॉर्टकट? What is the shortcut? Correct. But I will apply the long cut deliberately to show you कि देखना sacrificing ratio हमारी इस केस में भी old ratio के बराबर आएगी, और एक बार long cut की भी थोड़ी practice हो जाएगी आपको। ठीक है, so working note, long cut, long method से हम कर रहे हैं deliberately, even though हमें पता है कि यहाँ shortcut लग सकता है। Is that okay for you? Yes, no? ओके, बात करें मधु की पहले। सो 2/5 एंड 2/10, देन विधि हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज हमें उस एंट्री के लिए चाहिए होती है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/5 minus 3/10 6। यस, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों सेक्रीफाइस हैं, तो ये देखो आ गया सेक्रीफाइस 2:3। तो क्या यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई हो सकता था? यस, बट फिर भी मैंने आपको एक बार बताया है लॉन्ग कट से। तो वैसे तो आई रिपीट, वैसे तो जब न्यू रेशो दी होती है तो शॉर्टकट नहीं लगाते, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट, दैट इज अगर म्यूचुअल रेशो अभी भी सेम है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में तो शॉर्टकट कैन स्टिल बी अप्लाइड। इज इट ओके फॉर यू? वर्किंग नोट में मैं आपको जर्नल एंट्रीज बना के दिखा रही हूँ। वैसे जर्नल एंट्रीज के बिना अब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्रीज अगर नहीं मांगी तो हम उनको ना बनाएं,
और उसके बिना ही क्वेश्चन करने की कोशिश करें। वी विल ट्राई दैट बट नॉट राइट नाउ। अभी मैं आपको जर्नल बना के दिखा रही हूँ। तो जो एंट्रीज हमने अपने मन में बसाई हुई हैं सबसे पहले वो कर रहे हैं। पता है ना कौन सी? बैलेंस शीट में कैश है या बैंक? बैंक। आई कैन नॉट सी कैश। बैंक। तो बैंक से एंट्रीज पास करेंगे। गायत्री इज द न्यू पार्टनर। बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री। यस समबडी। कैश। ओके सो यस विजय, दिस इज ट्रू कि नीचे लिखा हुआ है इन कैश, बट फिर भी हम उसको मानेंगे बैंक। यानी कि आप इलस्ट्रेशंस में भी ऐसा देखेंगे कि वो ऐसे कैजुअली लिख देते हैं कि वो कैश में अपनी गुडविल लेकर आ रहा है या आ रही है, बट वी विल स्टिल फॉलो दैट रूल कि अगर क्वेश्चन में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, दोनों है तो बैंक, irrespective of what they actually write in the sentence. Okay? ओके तो कैपिटल है 4 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एक्चुअली पेपर का क्वेश्चन है। सो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि हम एक्चुअली मतलब एडमिशन अभी शुरू ही किया है और हम वो क्वेश्चंस करने लग गए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ओके गुडविल of the firm is 3 lakh. Gayatri will get her share. Can you tell me Gayatri's share? Yes. तो न्यू रेशो जो दी हुई है उससे आप गायत्री का शेयर देख सकते हो, दैट इज 5/10. इज दैट ओके फॉर यू? अब प्रीमियम फॉर गुडविल को आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 2:3 बिटवीन मधु एंड विधि। बताइए कितना आ रहा है? नो 2:3 में करना है मुझे। ओके देन एक जनरल रिजर्व की एंट्री और एक रीवैल्यूएशन की एंट्री। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, सो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी एंट्रीज करनी होती हैं। वैसे प्राइमरीली क्योंकि ये वर्किंग नोट है मैं वो वाली एंट्रीज कर रही हूँ जिसमें कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, ताकि जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो इजी हो जाए। ओके सो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड है, इसकी क्रेडिट नेचर है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हो जाएगा डेबिट। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मधु एंड विधि। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इज दैट ओके फॉर यू? रोशाली, हार्दिक, और एक वो जो रीवैल्यूएशन की गेन की एंट्री है ना वो भी पास कर देते हैं। The gain was 15,000, so 6 and 9. 6 and 9, yes. Sarah, is it okay for you? Radhika? कोई एंट्री में कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। While preparing the capital account? Okay, that means maybe you face difficulty in putting these entries there.
Is it? Okay, so it's not difficult विषय, थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन में स्लो डाउन होके देखना. सबसे पहले तो आपको BD लिखना होगा, बैलेंस BD, राइट. देन फिर आप बस जैसे जर्नल से लेजर बनाते ना, उस पे ध्यान देना. आई ऑलवेज से हियर, गायत्री कैपिटल क्रेडिट पे है तो गायत्री के क्रेडिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो गायत्री के आगे है. पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिख दोगे? यस. सिमिलरली हियर यूल से मधु और विधि क्रेडिट पे हैं, मधु और विधि के क्रेडिट पे आ जाओ, रिस्पेक्टिवली उनके आगे जो जो अमाउंट है वो लिख दो. पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में क्या है? राइट. सिमिलरली मधु और विधि क्रेडिट पे हैं, मधु और विधि के क्रेडिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो उनके आगे है रिस्पेक्टिवली. पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में क्या है? देन लास्ट पॉइंट, मधु और विधि क्रेडिट पे हैं, मधु और विधि के क्रेडिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो उनके आगे है रिस्पेक्टिवली. पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, व्हाट इज द ऑपोजिट चीज? Correct. After doing everything, after finishing, then we have to find at the end balance CD, which is simple balancing figure, right? So I think maybe it will be better now for you. Okay. No, no. In fact, I was telling you this only that if they have not asked for it, we will try now because अब हमें थोड़ा सा आ गया है करना. तो वी विल ट्राई कि बिना एंट्रीज पास किए सिर्फ माइंड में सोच के हम कर सकें. सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू पास द जर्नल एंट्रीज. ओके. इफ दे आस्क देन ऑफ कोर्स इट इज कंपल्सरी, बट इफ दे डोंट आस्क देन इट्स नॉट नीडेड. अवश्य अपने आप बैलेंस सीडी फाइंड करें और अपने आप बैलेंस शीट बनाएं. यस हार्दिक, आर यू डूइंग द क्वेश्चन? रोमन विषय होमवर्क हो गया था. आई थिंक आई डिड नॉट आस्क यू. बैलेंस CD. ओके. देन द लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट. अपने आप कर रहे हैं आप ये कंप्लीट. देखो
बैलेंस शीट बना के मुझे पिक्चर सेंड करेंगे एवरीवन। यस, हो रहा है क्वेश्चन विषय। Roshali, are you able to do it? Roshali. रोमन बैलेंस शीट बनानी आती है विषय आपको? ओके, 1 लाख ज्यादा आ रहा है। Okay, let us see what is the issue. So land and building is found to be undervalued, so we'll increase. Machinery is same, stock is same, debtors minus 15, so 285, bank 50 plus 1 लाख ज्यादा आ रहा है यू सेइंग और कम आ रहा है? You found your mistake. Okay, check करो everyone. As yes. Okay, just give me a second. So I got some answers from you. Match हो रहा है? Yes, Roman.
बच्चे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिख रहा है ना, तो वो गलत है। आपको लिखना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एंड यस वो भी शो करना है। ठीक है, कैन वी मूव ऑन? रोशाली, आपका नहीं आया मेरे पास आंसर। चलिए, अब मैं आपको और प्रैक्टिस करवाती हूँ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की, बट बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 4:3:2 is the old ratio. D एडमिट हुआ है फॉर 1/3 शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ। सो वैसे इसमें भी वही रूल लगेगा, अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये नहीं बताया कौन किसको कितना शेयर दे रहा है ले रहा है, तो ओल्ड रेशो ही। तो देख रहे हो आप, यही है आंसर। इसको मतलब आप ओरली भी कह सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सिंस न्यू रेशो इज नॉट गिवन and it is not told that who is giving what share to whom. Since new ratio is not given and it is not told that who is giving what share to whom. ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम कर रहे हैं ओके। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दूंगी अबाउट क्वेश्चन नंबर 65 एंड यू आर गोइंग टू डू दिस एज होमवर्क। आर यू रेडी फॉर इट? चलिए, so question number 65, you will complete it yourself. Just remember few little points here. एक तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि ईपीएफ को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट नहीं करना है क्योंकि ये एम्प्लॉयज का हक होता है, पार्टनर्स का नहीं। यूल रिमेंबर दैट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के आगे डॉट लगा लो, पीएनएल के आगे डॉट लगा लो, क्योंकि ऐसी चीजें जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस क्वेश्चन में गलती ये हो जाती है बच्चों से कि बच्चे कहते हैं न्यू रेशो तो दी नहीं हुई तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे, बट वो एक चीज देखना भूल जाते हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? यस, तो कभी आप कह दो कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग है तो आपका हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि वहां पे उन्होंने बताया है, जैसे मैंने बोला था कौन किसको कितना शेयर दे रहा है ले रहा है, वो बताया है। Z अपना सारा शेयर X से ले रहा है, यानी ओनली X इज सेक्रीफाइसिंग, यानी सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगा? X को। तो जो एंट्रीज आपने अपने मन में बसाई हुई हैं, which are bank account debit to this is Z's capital to premium for goodwill, ये सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि एक्चुअली है 12,000 एज पर द क्वेश्चन, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ X को, विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब यहाँ कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बस सीधा X को सारा दे दो, दैट्स इट, because only X is sacrificing. Is that okay for you? Everyone.
ठीक है. हेलो. यस. Okay, Bhuvna. I will come out and we'll both find her. I will come. No, 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 no. I will come and we'll both see, because if she has started, then I'll check from this side and you check from that side. I'll start in 2 minutes. Yeah, yeah. Okay, okay. Yes, Varsha, there is some sort of an emergency and I have to leave. Anyway, the class is ending. तो इसमें आप journal entries pass करेंगे and you will also prepare the necessary accounts. उन्होंने बोला तो necessary accounts में आप ले लेंगे revaluation, capital और बैलेंस शीट तो बनानी ही है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है. कैन यू डू दैट? So do this as homework.